नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पथरी गीता धामी के साथ रुड़की पहुंचे और इस दौरान जीवन दीप आश्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि आश्रम परिसर में मुख्यमंत्री ने हवन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली और शांति की कामना की। वहीं मंच पर संतों और साधुओं की विशेष मौजूदगी रही, जिसके बाद सीएम 1100 बाल कन्याओं के पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में भी शामिल हुए और इसी कड़ी में धार्मिक माहौल में जयकारों की गूंज रही, जिसके बाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ भी जुटी रही। अनेक कार्यक्रमों के लिए जहां एक सभागार यहां पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है, उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है, उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। उनको सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया है। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया है। उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी प्रकार से हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर माँ शारदा के तट पर पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम हमारे तेज़ी से चल रहे हैं। ऐसे अनेक जो धार्मिक हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को सजाने का, संवारने का, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का, नए रूप में लाने का निरंतर कार्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा। तो वहीं कोटद्वार पहुंचे गढ़वाल सांसद अनिल बनूरी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ रहे गुलदार और जंगली जानवरों के हमलों से निपटने के प्रयास जारी हैं। वहीं एयरपोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस शुरू न होने पर उन्होंने अफसरशाही की देरी के कारण को बताया। सांसद अनिल बलूनी ने लालढांग और चिल्लरखाल सड़क मुद्दे पर कहा कि निर्णय अदालत के फैसले की भांति आगे बढ़ेगा। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ रहे भालू और बाघ हमले के विरोध में वन विभाग का घेराव किया। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मुख्य गेट पर नारेबाजी कर वन विभाग से कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही विभाग को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाने और रोकथाम उपाय लागू करने के सुझाव भी जारी किए। हमने आज यहाँ पर सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि सरकार जो कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है उससे जागे, ये बात तय है। और इसके लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि ये वन्य जीव और मानव का संघर्ष इस सरकार के समय हुआ, ऐसा तो नहीं है। ये पहले से चला आ रहा है, अतीत से चला आ रहा है। लेकिन इस सरकार ने जिस प्रकार से कुंभकर्णीय नींद में सोकर उस तरफ से नजर फेर दी है, ये बड़ा सोचने का विषय है और सरकार उस नींद से जागे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा कि इस बात के लिए कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि संघर्ष क्यों हो रहा है, लेकिन उन संघर्षों में कमी लाने का जो प्रयास किया जा सकता है उससे सरकार बेमुख है। इससे हमारा इस बात से नाराजगी है। आम लोग जीवन उनका खत्म हो रहा है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है और सरकार जैसे गाय के मरने पे 35,000 रुपए का मुआवजा देकर अपने फर्ज की तीसरी समझ रही है। एक तरफ सरकार गाय को राष्ट्रमाता बनाने की झूठी बातें करती है और दूसरी तरफ गायों को जंगली जानवरों का गौशाला के अंदर निवाला बनाया जा रहा है और उन भालुओं को, उन जंगली जानवरों को रोकने की कोई रोकथाम नहीं कर पा रही है सरकार।
हमारे ढाईजुली पट्टी में एक जगह है, ढाईजुली पट्टी का इलाका है, करीब 52 गाय वहां पर, गाय बैल 52 2 महीने के अंदर मार दिए गए। सरकार 30-35 हजार रुपए देकर अपने फर्ज की तीसरी कर दे रही है, तो कब तक ये चलेगा? सरकार उसके लिए कार्य योजना बनाए। मैंने इस प्रॉब्लम के साथ, इस समस्या के साथ सरकार को समाधान भी सुलझाए। मैंने ये कहा कि अगर हम सरकार में होते तो हम क्या करते, तो हम ये करते कि हम एक कार्य योजना बनाते जिसके 2 पहलू होते। एक पहलू से तात्कालिक रोकथाम और दूसरे पहलू से दीर्घकालिक पूरी तरह की रोकथाम। ये 2 तरह से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम एक रचनात्मक विपक्ष हैं। हम रचनात्मक विपक्ष होने का प्रमाण इस रूप में देना चाहते हैं कि हम सरकार के सामने समस्याएं समाधान के साथ लेकर जाएं। तो हम इस समस्या का भी समाधान लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं, इसी के लिए आज यहाँ पर हम आए। तो वहीं मसूरी में विकास की नई तस्वीरें उभरने जा रही हैं। बता दें कि नगर पालिका बोर्ड बैठक में 35 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें फास्ट ट्रैक बैरियर, नई पार्किंग, डिस्पेंसरी, रजत जयंती पार्क और सुरक्षा कैमरों जैसी कई परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। वहीं कॉबलस्टोन हटाने से लेकर हुसैनगंज का नाम बदलकर कृष्णा नगर करने तक के कई बड़े फैसले किए गए हैं और इसी को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि ये सभी कदम मसूरी के पर्यटन, ट्रैफिक और स्वच्छता को बेहतर बनाएंगे। मैंने तो उसमें देखो विरोध दर्ज किया है, क्योंकि एक्चुअली में अगर जो संपत्तियां हैं उनको दोबारा से लीज करके किसी और को दे देंगे तो उसमें पूरा मसूरी शामिल होता है। और आज अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो फिर पूरी मसूरी में इसकी आग फैल जाएगी और जो कि मसूरी वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक दिक्कत और गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। गड्डी खाने का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, आप ही के वार्ड में आता है। पिछली बोर्ड द्वारा करोड़ों रुपए लगा दिया गया, तो सौंदर्यीकरण के नाम पे क्या हो रहा है? देखिए, मैं जो डंपिंग जोन वहाँ से हटना था वो हटा दिया गया और उसका सौंदर्यीकरण भी लगभग हुआ, पर वहाँ पे जो आज की जो व्यवस्था है वो एकदम से चरमराई हुई है। वहाँ पे गंदगी के नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ढेर हो गई हैं और क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर नीचे, उनका कारोबार उस बिजनेस से चलता है, कूड़े से। देखिए, मेरा मानना हमेशा ये है कि जो भी बात हो पारदर्शिता से हो, और पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे माल रोड में चाहे वो कितना भी बड़ा सौंदर्यीकरण हुआ हो, पर अगर कोई चोटिल हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लगातार, आपने भी रिपोर्ट लगाई है उसमें कि लोगों का कितना चोट लग रही है। तो खुशखबरी आपके लिए और जनता के लिए यह है कि पीडब्ल्यूडी ने उसका एस्टीमेट बना दिया है और ऐसी जगह जहां पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वहां से कोबल पत्थर हटाने का एस्टीमेट हो गया। जल्दी वहां पर पत्थर हटा के डामरीकरण कर दिया जाएगा। और रही जो आपने दूसरा मामला छप्पन कोट वाला उठाया, हमारे साथी सभासद थलवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को उठाया और थलवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा गया है कि अगर नगर पालिका के द्वारा किसी का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पालिका करेगी, पर उसमें भी पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं उनमें से 5 से 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो 56 कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए हैं, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जब नगर पालिका हर विभाग को कोड़ियों के भाव ज़मीन दे रही है, तो क्यों ना हम उन अन्य विभाग से भी उनके लिए ज़मीन लें। आज जड़ी पानी के अंदर हमारे पास पर्यटन विभाग की ज़मीन है। पर्यटन विभाग ने 30 रुपये के हिसाब से वो ज़मीन ली है लाइब्रेरी की, तो क्यों हमें भी वो दे दे, तो हम 56 कोट के लोगों को व्यवस्थित करें। नंबर 3, लाइब्रेरी चौक के पास जो हमारा वो कूड़ेदान है उसे व्यवस्थित करने की हमने मांग उठाई है। देखिए, जैसा आज के बोर्ड ने बहुत सारे मुद्दों पे सहमति जताई। हमारे टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल खड़े होते हैं उस पे भी नियंत्रण हो पाए, ताकि पालिका का रेवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा, हमारे जो कुछ पार्किंग थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, चाहे वो गड़ी खाने की पार्किंग थी, चाहे हमारी वो सिविल वाली पार्किंग थी, उन पे भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नए तरीके से टेंडर आमंत्रित किए जाए और उन पार्किंगों का निर्माण किया जाए। हमारा जो एक हमारी पालिका की जो बड़ी संपत्ति है टाउन हॉल, उसके रखरखाव के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा हुई है। तो
वहीं हरिद्वार के विश्व सनातन महापीठ के भूमि पूजन में देश विदेश के नामी संतों का अद्भुत संगम देखने को मिला। वहीं इस कड़ी में वैदिक मंत्रोच्चार और साधना के बीच बाबा हठयोगी महाराज ने मुख्य पूजा विधि संपन्न कराई और इस दौरान अमेरिका, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से आए संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और काशी, वृंदावन, पंजाब, हरिद्वार समेत कई तीर्थ क्षेत्रों से हजारों संत पहुंचे। वहीं अध्यात्म की भव्य छटा में डूबा यह आयोजन सनातन परंपरा की गौरवपूर्ण अनुभूति कराता हुआ नजर आया। तो वहीं मसूरी अब हिमालय आपदाओं को वैज्ञानिक अध्ययन का नया केंद्र बनने जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस में आईआईजी की बहुआयामी भौगोलिकीय वेधशाला का शिलान्यास किया गया। ये वेधशाला भूकंप, भूस्खलन और भूमिगत हलचलों की रियल टाइम निगरानी में अहम भूमिका निभाएगी। मल्टी पैरामीट्रिक सिस्टम से मिलने वाला डेटा आपदा प्रबंधन, जोखिम मानचित्रण और भूकंप पूर्व संकेतों की पहचान को और सटीक बताएगा। वहीं देश विदेश के विशेषज्ञों ने इसे महत्वपूर्ण परियोजना बताया है। आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय में बहुत तरह की जो है एटमॉस्फेरिक और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑपरेट करते हैं और वो प्रोसेसेस जियोमैग्नेटिज्म फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, या जो एरोनॉमी होता है, जो आयनोस्फीयरिक में जो पर्टर्बेशंस होते हैं, चेंजेज होते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं। यह वेधशाला जो जियोमैग्नेटिक वेधशाला प्राइमरली है, ये इन सब जो है प्रोसेसेस के बारे में एक नए डेटा देगी और वह डेटा जो है यहाँ के जो लोकल लेवल में और साथ ही साथ जो ग्लोबल मॉडल बनाए जा रहे हैं उनमें वो बहुत ही प्रासंगिक है और उपयोगी होगा। अंतर्गत बहुत सी ऑब्जर्वेटरी हैं, 4 लैब हैं, 15-16 ऑब्जर्वेटरी पूरे देश विदेश में फैली हुई हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये हिमालय के टेक्टोनिक बेल्ट में है और ये मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी उस आंकड़ों को एकत्रित करके आने वाले समय में बहुत सी गूढ़ रहस्यों के ऊपर एक अध्ययन और रिसर्च करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सर्वे ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत सराहनीय योगदान हमको दिया और हमको एक नई वेधशाला खोलने का यहाँ पे एक मौका दिया, ये ऑब्जर्वेटरी दी और इससे हमें बहुत सी चीज़ों को समझने में एक योगदान मिलेगा। इंडियन हिमालयन रीजन के फुटिल में खानले, लद्दाख में हम हैं, सेंट्रल हिमालय में ये वेधशाला और नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी लगान में और तेजपुर यूनिवर्सिटी में वेधशाला। तो ये जो गैप एरिया है सेंट्रल हिमालय का, इसको फुलफ़िल करने में सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये आंकड़े राष्ट्रीय डेटा में एकत्रित होंगे, जिससे आने वाले समय में बहुत सारे आयामों को निष्कर्ष करने में, पढ़ने में, समझने में, उससे आगामी प्रयोग के लिए एकत्रित होकर बहुत एक नई निष्कर्ष पे हम संभवतः पहुंचेंगे। तो वहीं डीएम के निर्देश पर चल रही जांच में हल्द्वानी तहसील में पिछले 5 सालों में बने 150 से 200 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की पड़ताल हुई, जिसमें 48 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। एसडीएम ने सभी 48 को तत्काल रद्द कर दिया। वहीं प्रशासन दस्तावेज लेखकों पर भी निगरानी रखे हुए है और अवैध पाए जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। फैजान और उस मामले में क्या अभी तक जांच हुई, किस तरह का इनपुट मिला है? फैजान वाले प्रकरण में जांच के बाद तहसीलदार के माध्यम से प्राथमिकी दी गई थी। उस प्राथमिकी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ऐसे प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में तहसील हल्द्वानी में 2020 से जो अभी तक स्थायी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सभी प्रमाण पत्रों की विस्तृत जांच की जा रही है, जिसके जांच समिति गठित की गई है। समिति के माध्यम से प्रमाण पत्रों में जो अभिलेख लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। प्रमाण पत्रों में जो फोन नंबर दिए गए हैं उन पर भी वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है, किसका है क्या है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अभी तक समिति के द्वारा 150 से 200 आवेदनों की जाँच कर ली गई, जिसमें कि करीबन 48 हमारे प्रमाण पत्र ऐसे पाए हैं जिसमें कोई न किसी प्रकार की कमियां थी, या फोन नंबरों में गड़बड़ियां थी, या अभिलेख साफ नहीं थे, या अभिलेख पूर्णतः वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे। ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को तत्काल निरस्त किया जा रहा है और जो भी इसमें जिनके द्वारा भी ऐसे गलत दस्तावेज लगाए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। अभी कितना समय और लगने वाला है? करीबन हमारे 2-2.5 हज़ार के करीबन प्रमाण पत्र हैं जो पिछले 3-4 वर्ष में जारी हुए हैं। एक पर्टिकुलर हम हल्द्वानी सदर के क्षेत्र को लेकर चले, हल्द्वानी तहसील में काफ़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी हुए हैं,
तो सभी प्रमाण पत्रों को समिति द्वारा जांच किया जा रहा है। कोशिश की जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर सभी प्रमाण पत्रों की जांच कर ली जाए और जो भी उसमें कमियां पाई जाती हैं उसके आधार पर निरस्त किया जाए। यदि किसी लगता है संदिग्धता प्रतीत होती है, कोई कूटरचित दस्तावेज प्राप्त होता है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए। सर, ये जो अर्जी निवेश है इनकी भी लाइसेंस रद्द किए जाएंगे? CSC सेंटर जो है जहाँ से अप्लाई हो रहे हैं, संबंध में कुछ दिनों पहले हमने तहसील परिसर का भी निरीक्षण किया था, जिसमें कई ऐसे अर्जी निवेश पाए गए जिनके द्वारा अर्जी निवेश के अलावा अन्य कार्य जो जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है वो कार्य करते, जिनमें प्रमाण पत्रों के आवेदन प्राप्त करना भी था। ऐसे सभी अर्जी निवेशों को नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद उनके प्रत्युत्तर आंसम अगर यदि सही प्राप्त नहीं होता तो उनके लाइसेंस को भी निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। यदि किसी के पास ऐसे संदिग्ध दस्तावेज मिलते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। तो वही खबर बाजपुर से है, जहां एक युवक की फांसी लगने से मौत ना पूरे इलाके ने दहलाकर रख दिया है। बता दें कि युवक मौत से ठीक पहले एक लड़की के साथ वीडियो कॉल पर था और उसकी लाइव क्लिप अब वायरल हो रही है। खुदकुशी के कारतूस का अभी नहीं पता चल पाया है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वही युवक की मौत से परिवार और गाँव में शोक फैला हुआ है। इसमें 18/11/2025 को पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम शहनवाज है, उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसने गांव बाजपुर में अपने घर में फांसी लगा ली है। जब बॉडी हॉस्पिटल में आई तो पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया, उसका पंचायतनामा करा गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो इसमें अभी जांच प्रचलित है। इसमें ये भी संज्ञान में आया है, एक वीडियो आई है जिसमें वो एक वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल पर जो मृत व्यक्ति है वो किसी से व्यक्ति बात कर रहा है और उसमें बात करते करते ही उसमें फांसी लगा दी गई है, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस संदर्भ में भी पुलिस जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आते हैं उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और कितने लोगों के खिलाफ किया है? नहीं, अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, ना कोई तहरीर प्राप्त हुई है। अभी उसमें जांच चल रही है। जैसे जो भी जिस हिसाब से जो भी चीजें आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की। तो वहीं दून पुलिस ने फर्जी नाम और पहचान और शहर में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन को गिरफ्तार किया है, जो सचिन चौहान नाम से एक क्लब में काम कर रहा था। बता दें कि ममून हसन और उसकी पत्नी अवैध कूटचित्र दस्तावेज बनाकर नेहरू कॉलोनी में रह रहे थे। वहीं पुलिस अब दस्तावेज बनाने वालों के नेटवर्क की जांच कर रही है और दोनों आरोपियों को कोर्ट भेजा जाएगा। इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी है, उसमें 3 तरह के फोकस एरिया थे कि इस तरह के जो छदम भेष में, जो साधु भेष में या अन्य भेषों में जो धार्मिक अपना चोला पहनकर और लोगों को ठगते हैं या जो लोगों को खासकर बुजुर्ग महिलाओं और इन लोगों को टारगेट करते हैं, तो उस पर ये ऑपरेशन हमारा लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कालनेमी को भी ट्रेस करने की बात हुई थी जो जैसे खासकर जो बांग्लादेश और इधर से आकर पहचान बदल कर यहाँ पर भारत में और खासकर देहरादून में रह रहे हैं, इनके लिए भी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 17 लोग अब तक हमने यहाँ से पकड़े थे, जिसमें 9 लोग जो है डिपोर्ट भी हो चुके हैं इसमें, और बाकी 7 लोग अभी विभिन्न जेलों में जो है यहाँ पर अभी हैं, जिनकी कार्रवाई अभी चल रही है। इसी के तहत जो है ये सूचना हमारा जो लगातार इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऐसे लोग को चिन्हित कर रहे थे, तो इसी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा है और जो है उसने एक शादी भी करी हुई है त्यूनी में, जो सस्पेक्टेड है। तो इसके आधार पर काफ़ी दिन से टीम हमारी इन दस्तावेजों की जाँच कर रही थी कि जिससे कि ये प्रमाणित किया जा सके कि व्यक्ति यहाँ का नहीं बांग्लादेश का है। और जब सारे जाँच के बाद हमें पता चला कि व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है, इसका नाम ममून हसन है, जो मुजीब नगर जिला मेहरपुर बांग्लादेश में रहता है। जब ये सारे उसके आइडेंटिटी से हमने पता कर लिया जो है कि ये व्यक्ति वहाँ का है और इसका हुलिया एकदम मैच कर रहा था, तो इसके आधार पर फिर कल इसको पूछताछ के लिए ये और इसकी पत्नी को लाया गया। तो वही मसूरी के घंटाघर सिविल अस्पताल मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब 56 वर्षीय व्यक्ति को पैर फिसलने से और वह 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों और व्यापारी मंडल महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने 30 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। हम लोग हमारे पास जो है एक नागरिक का फ़ोन आया कि यहाँ पे रेलिंग में बैठा हुआ एक आदमी नीचे गिर गया है। तो एकदम से हमारी पूरी व्यापार मंडल की टीम वहाँ पे पहुँची और जब हम लोगों ने देखा कि सच में वहाँ पे एक आदमी गिर गया है और उसका थैला ऊपर ही रेलिंग पे टंगा हुआ था, तो व्यापार मंडल के साथी और हमारे और अन्य दुकानदार हम सब लोग नीचे पुलिस के साथ वहाँ पे नीचे गए और जहाँ पे वो गिरा हुआ था वहीं पे हम लोग पहुँचे। वहाँ पे ज़्यादातर घास और जंगल होने की वजह से वहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई। पहले उसे ढूंढने में काफ़ी समय लगा, फिर जब घास वास काट के देखा गया तो वो नागरिक हमें वहाँ पे गिरा हुआ मिला,
जिसको तुरंत हमारे साथियों द्वारा स्ट्रेचर में उसको उठा के ऊपर लाया गया और भगवान का धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि वो नागरिक बिल्कुल ठीक था। थोड़ी चोट उन्हें लगी थी, जिसको जो है एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था और अब वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हम तहे दिल से भगवान का शुक्रिया करते हैं। खाई काफ़ी गहरी थी। हाँ, खाई बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ थी और ये भगवान का आशीर्वाद ही था उस आदमी के ऊपर कि वो एकदम से किसी ने उसको गिरते हुए देख लिया और वो बच गया। खाई भी काफ़ी 200 से 250 मीटर से भी ज़्यादा गहरी खाई थी। पेशेंट आए हैं जो पुरुषोत्तम नाम के हैं, 55 साल, और वो यहाँ बारलोरगंज के हैं। अभी जैसा कि 108 वालों ने बताया कि ये 200-300 मीटर खाई पे नीचे गिर गए। तो अभी जब हमने देखा वाइटल्स वाइज तो ये बिल्कुल स्टेबल है, पर एग्जामिनेशन करने पे एक तो इनकी नीचे कमर पे अच्छी खासी चोट लगी है जिसमें वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे। उसके अलावा हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, परंतु क्योंकि अभी वो उन्होंने अल्कोहल पिया होगा, शायद स्मेल बहुत आ रही है उस चीज़ की, तो ऐसा हो सकता है कि अभी उन्हें बहुत दर्दें जो लगी भी होंगी जो उन्हें पता नहीं है। बट खतरे से वो बाहर हैं अभी के लिए। तो कल सुबह इनकी जो एक्सरे और सीटी वगैरह होगा, उसके बाद उनकी जो हालत है वो हम देख लेंगे जिसका भी होगा। हम बाहर पे खड़े हुए थे, देखा एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था और अचानक से खाई में जा गिरा और खाई मेरे ख्याल से 400-500 फीट नीचे लगभग है। तो उसको हम फिर और जो 2-4 लोग आसपास के आए, फिर मिलके हम लोग गए। फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, फिर पुलिस प्रशासन को कॉल किया, फिर भी प्यार मंडल के रजत भाई उनको कॉल किया, फिर सभी लोग आए और हम सब लोग नीचे जाके गए और उसको सकुशल रेस्क्यू कर उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। अब उसकी हालत कुछ ठीक है, ज़्यादा मामला गंभीर नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते, देखो उसका वो निजी मामला है, लेकिन बट ये है वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, हमें नहीं पता कि किस लिए खड़ा हुआ था और अचानक से उसका पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ, वो रेलिंग से सीधा नीचे खाई में जा गिरा। जी। और चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।